हेलो एवरीवन। मेरा नाम आमिर है और इस वीडियो में मैं आपको नेबोश आईडीसी के यूनिट IG1 की एलिमेंट्री की समरी के बारे में बताने वाला हूं। इट मींस आपने एलिमेंट्री में क्या डिस्कशन किया है उस पर ही मैं बात करूंगा। एक डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि क्या आपने एलिमेंट्री में स्टडी की है, क्या आपको रिवीजन करना है या फिर क्या पॉइंट अब भी बचा है जिसे आपको मोर फोकस के साथ स्टडी करनी है। जैसा कि आप जानते हैं एलिमेंट 3 को मैनेजिंग रिस्क अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेस कहते हैं। मैंने समरी को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था। वेरी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने लर्निंग आउटकम 3.1 से लेकर के 3.4 तक डिस्कशन किया था। उम्मीद है आपने पार्ट 1 वीडियो देख लिया है। अगर अब तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो आप देखें, देन आप पार्ट 2 पर आए। पार्ट 2 में आपको मैं 3.5 से लेकर के 3.8 की लर्निंग आउटकम्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। यहां पर मैनेजमेंट ऑफ चेंज, वर्क, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, परमिट टू वर्क सिस्टम एंड इमरजेंसी प्रोसीजर एंड फर्स्ट एड के बारे में डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में मेरी फर्स्ट लर्निंग आउटकम 3.5 की बात करूं तो आपने स्टडी मैनेजमेंट ऑफ चेंज के बारे में की होगी। वेरी फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ चेंज होता क्या है, तो इट इज वेरी सिंपल। इन केस आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोसेस में चेंज, कोई इक्विपमेंट में चेंज या कोई प्रोसीजर्स में चेंजेस आता है, इट मीन्स इन सब चीज़ों को अगर न्यू इंट्रोडक्शन होता है तो उसे आप मैनेजमेंट ऑफ चेंज कह सकते हैं। बट ये क्यों इतना ज़रूरी है? आपने इससे पहले बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट देखे होंगे जहां पर सर्टन मैनेजमेंट ऑफ चेंज हुआ है और उस चीज़ को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया गया है, लोगों को बताया नहीं गया है, प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोग फैमिलियर रहते हैं पुराने प्रोसेस से ही, पुराने प्रोसीजर से ही, पुराने इक्विपमेंट से ही, बट सडनली वो न्यू पे काम करने लगते हैं और वो फैमिलियर नहीं हो पाते उन सबसे और इंसिडेंट हो जाता है। यस, तो वर्क प्लेस में इंसिडेंट ना हो किसी भी मैनेजमेंट ऑफ चेंज के लिए, तो आप मैनेजमेंट ऑफ चेंज से तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो आपका है वो डिस्कस्ड कंट्रोल मेजर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ चेंज की बात करें तो क्या क्या कंट्रोल मेजर्स आपको करना चाहिए, जिसके बारे में आपने डिटेल्ड स्टडी की होगी 3.5 में। आपने मैनेजमेंट ऑफ चेंज करने के बाद रिस्क असेसमेंट करना है, लोगों को प्रॉपर कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा होगा, कोऑपरेशन के बारे में आपने स्टडी की होगी। आपने ये स्टडी की होगी कि बेहतर है कि कोई अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन कर लिया जाए जो कि उस तरह के रिस्क को अच्छी तरीके से मैनेज कर सके। आपने ये भी नोटिस किया होगा, स्टडी की होगी कि वर्क प्लेस को सेग्रीगेट कर दिया जाए जहां पर सर्टेन एक्टिविटीज हो रही है। साथ साथ आपने ये भी स्टडी की होगी कि उसके इमरजेंसी प्रोसीजर्स में चेंजेस कर दिया जाए बेस्ड ऑन द चेंज दैट यू हैव मेड ओवर देयर। जो आपने न्यू चेंजेस किया है उसके हिसाब से आप इमरजेंसी प्रोसीजर्स को भी चेंज कर दें। साथ साथ आपने वेलफेयर प्रोविजन में भी कुछ चेंजेस किया होगा। इट मींस अगर आप मैनेजमेंट ऑफ चेंज के इम्पैक्ट को रोकना चाहते हैं, इट मींस उससे कोई इंसिडेंट नहीं चाहते हैं, तो जब भी आप अगर प्रोसेस, इक्विपमेंट और प्रोसीजर्स में कोई चेंजेस करते हैं तो मेक श्योर आप साथ साथ ये सारे कंट्रोल मेजर्स भी आप वहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं ताकि कोई नुकसान वहां पर ना हो। ये टॉपिक आपका न्यू है, IG1 में न्यूली इंक्लूड किया गया है 2018 स्पेसिफिकेशन में। पहले ये नहीं हुआ करता था IGC में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो आपने स्टडी की है, इसे आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी स्टडी करें और प्रिपेयर करें। क्वेश्चन इससे कंट्रोल मेजर से रिलेटेड जरूर आता है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम 3.6 में आपने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के बारे में स्टडी की होगी, जहां पर आपको सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के डिफिनेशन के बारे में बताया गया होगा। लाइक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के डिफिनेशन की बात करें तो एक तरह के फॉर्मल प्रोसीजर्स होता है जो एक बेस्ड होता है सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन के एक वर्क के डिफरेंट ऑर्डर्स में, जो कि ये आइडेंटिफाई करता है कि हैजर्ड्स क्या है और साथ साथ एसोसिएटेड हैजर्ड्स को एलिमिनेट करने की भी कोशिश करता है या एसोसिएटेड रिस्क को मिनिमाइज करने की भी कोशिश करता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी किया होगा वो 3 होगा। वेरी फर्स्ट आपने वर्कर इन्वॉल्वमेंट को देखा होगा। इट मींस जब आप इसे प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप इसे डेवलप कर रहे हैं तो क्यों वर्कर की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है? क्योंकि वो वहां पर कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल और हैंड ऑन एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। साथ साथ ये लीगली भी एक तरह की रिक्वायरमेंट है कि आप वर्कर्स को इन्वॉल्व करें, साथ साथ क्योंकि उन्हें ही वो SSOW फॉलो करना है। अगर वो इन्वॉल्व रहेंगे जब आप इसे प्रिपेयर कर रहे हो तो उन पर एक तरह की लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि जैसे मैंने ही प्रिपेयर किया है, मैंने ही स्टेप्स को सजेस्ट किया है, गाइड किया है, तो मैंने इसे फॉलो करना ही पड़ेगा। सेकेंड आपने टॉपिक स्टडी की होगी रिटर्न प्रोसीजर्स के बारे में। इट मींस आपके सेफ सिस्टम ऑफ वर्क रिटर्न क्यों होने चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए ताकि लोग इसे टाइम टू टाइम रिव्यू कर सकें, एक तरह से रिकॉर्ड में भी रख सकें।
इनकेस समथिंग गोज रॉन्ग आप लाइक इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में भी एज ए प्रूफ आप दिखा सकते हैं। साथ साथ ये लोगों को टाइम टू टाइम स्ट्राइक करता रहेगा किसी, दिस इज द प्रोसेस, आपको इस पर ही एक्टिविटीज को अपने परफॉर्म करना है। साथ साथ इनकेस अगर आप कोई चेंजेस बनाना चाहते होंगे तो आप रिटर्न प्रोसीजर्स है तो आप इजीली उसे चेंजेस कर सकते हैं, इट मीन्स उसे आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपका रिटर्न प्रोसेस है तो कोई भी स्टेप आप वहां पर स्किप करने की कोशिश नहीं करेंगे या फिर आप भूलेंगे नहीं। सो ये सब एक सर्टेन जनरल पॉइंट्स हैं जो ये आपको पढ़ाता है, बताता है कि क्यों सेफ सिस्टम ऑफ वर्क आपका रिटर्न होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करूंगा। जब आप कंट्रोल मेजर्स डेवलप करते हैं तो क्या डिफरेंस है आपके टेक्निकल, प्रोसीजरल और बिहेवियरल कंट्रोल मेजर्स में। इट मींस व्हाइल डेवलपिंग कंट्रोल मेजर्स और डिसाइडिंग कंट्रोल मेजर्स फॉर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, तो यहां पर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल मेजर्स को आप इंक्लूड करेंगे, टेक्निकल, प्रोसीजरल एंड बिहेवियरल की बात करते हैं। बट इससे पहले आपको यह समझना जरूरी है जो आपने स्टडी की है वहां पर कि जब आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करते हैं तो किन 4 फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। उसमें आपको रिलेटेड पीपल के बारे में ध्यान में रखना है कि जो लोग एसोसिएटेड एम्प्लॉइज हैं, वर्कर हैं, डायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट हैं, तो उन सबको भी ध्यान में रखते हुए आपको SSOW प्रिपेयर करना है। साथ साथ जिस इक्विपमेंट पे, जिस एक्टिविटी से एसोसिएटेड जो इक्विपमेंट है, चाहे हैंड टूल, पावर टूल, मशीनरी, जो भी एक तरह की इक्विपमेंट उस एक्टिविटी से रिलेटेड है, उस इक्विपमेंट को भी ध्यान में रखते हुए आपको SSOW प्रिपेयर करना है। साथ साथ आपको एसोसिएटेड मटेरियल्स के बारे में भी देखना पड़ सकता है, हो सकता है उससे निकलने वाले वेस्ट मटेरियल्स के बारे में आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है उसके हैजरस नेचर को आपको समझना पड़ेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप किस इन्वायरमेंट में के लिए आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रिपेयर कर रहे हैं। हो सकता है वहां पर नॉइज हो, टेम्परेचर ज्यादा है, कम है, डस्ट है, या फिर और भी डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा जब आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यस, ये एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपने 3.6 में डिस्कशन किया होगा कि फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंसीडर्ड व्हेन डेवलपिंग ए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सो दीज आर द फैक्टर्स ओवर देयर। जैसा कि आपको मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि हम लोग जब सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के ऊपर कंट्रोल मेजर्स डिसाइड कर रहे हैं तो किन चीजों को आपको समझना है। डिस्कस टेक्निकल, प्रोसीजरल एंड बिहेवियरल कंट्रोल्स के बारे में बात कर सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट कंट्रोल मेजर्स आपने वहां पर डिस्कशन किया होगा, कुछ टेक्निकल बेस्ड कंट्रोल मेजर्स के बारे में डिस्कशन किया होगा। लाइक एक तरह का, सपोज आप एक तरह की मैकेनिकल कंट्रोल समझ लीजिए, लाइक एक बैरियर आप दे रहे हैं ताकि वर्कर्स और मशीनरीज के बीच में कंप्लीटली दोनों को आइसोलेट किया जा सके, दोनों को अलग किया जा सके। दूसरा कुछ प्रोसेस आप बना रहे हैं, लाइक हो सकता है आप वहां पर लाइक कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जो कि नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए कुछ आप ऐसे प्रोसेस बना रहे हैं, इट मींस करेक्ट ऑपरेशंस के प्रोसेस दे रहे हैं ताकि आपको इस तरह से ही काम वहां पर करना है। नेक्स्ट आपके कुछ बिहेवियरल कंट्रोल की बात हो सकती है, इट मींस वहां पर आप लोगों की बिहेवियर को कंट्रोल करने के या फिर उन्हें ये बताएंगे कि ये आपके इंडिविजुअल वर्कर भी हैजर्ड्स एक तरह से जनरेट करता है या फिर क्रिएट करता है, तो कैसे आपको बिहेवियरल को आपको कंट्रोल करना है। लाइक हाउसकीपिंग पे ध्यान रखना है, आपको सेफ प्रैक्टिस पे ध्यान रखना है। ये सारे फैक्टर्स जब आप कंट्रोल मेजर्स डिसाइड करते हैं सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। टेक्निकल, कुछ मशीनरीज में इंजीनियरिंग कंट्रोल, प्रोसीजरल, कुछ डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल, और बिहेवियरल, कुछ इंडिविजुअल कंट्रोल्स को आपको बताना पड़ेगा, आपने स्टडी की है। नेक्स्ट जो 3.6 में ही आपका है कि क्या है टास्क एनालिसिस प्रोसेस क्या है। वेरी फर्स्ट जब आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करते हैं तो वहां पर आप एक तरह के स्टेडियम स्टेप को फॉलो करते हैं। एक टास्क को सिलेक्ट करते हैं, उससे एसोसिएटेड रिकॉर्ड को, स्टेप को रिकॉर्ड करते हैं, फिर एसोसिएटेड रिस्क को इवेल्युएट करते हैं, फिर डेवलप करते हैं सेफ वर्क मेथड, फिर उसी सेफ वर्क मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं और टाइम टू टाइम आप उसे मॉनिटर करते रहते हैं ताकि ये आप कंफर्म कर सकें, इंश्योर कर सकें कि जो मैंने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप किया है वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो इसी सिलसिले में आपको टास्क एनालिसिस को पढ़ना पड़ेगा, जहां पर किसी भी एक एक्टिविटी को, टास्क को डिफरेंट स्टेप में तोड़ दिया जाता है, बांट दिया जाता है, फिर उसके एसोसिएटेड हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर सारे एसोसिएटेड स्टेप्स के लिए आपको कंट्रोल मेजर्स दिया जाता है। ये आपने रिस्क असेसमेंट में भी डिस्कशन किया होगा और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करते हैं तो स्टेडियम स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ता है।
नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स 3.7 में आपने परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में स्टडी की होगी। यहां पर आपने परमिट टू वर्क सिस्टम के डेफिनेशन लाइक एक तरह की डॉक्यूमेंटेशन है जो सिर्फ ये इंश्योर करता है कि क्या सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस ली जा चुकी है, नहीं ली गई है तो क्या एडिशनल कंट्रोल मेजर्स करना है। साथ साथ आपने यहां पर यह भी पढ़ा होगा कि किस तरह के हाई रिस्क एक्टिविटीज में आपको परमिट चाहिए, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि किस तरह के हाई रिस्क में आपको परमिट की रिक्वायरमेंट है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आपने एक तरह के प्रोसेस, एक तरह के सेक्शन के बारे में पढ़ा होगा कि जब आप परमिट टू वर्क लाइक इंप्लीमेंट करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो किन वो 4 डिफरेंट सेक्शंस को आपको फॉलो करना है। वेरी फर्स्ट आपको इशू करना है जहां पर एक डिटेल्ड वर्क एक्टिविटीज के बारे में बताया जाता है, क्या हैजर्ड, क्या कंट्रोल, कौन काम कर रहे हैं, कब तक काम होगा, ये सब सारी चीजों के बारे में आपको इशू में बताया जाता है। समवन जो वहां पर कोई होगा इस परमिट को एक्सेप्ट करेगा, सिग्नेचर करेगा। थर्ड, जब आपकी काम कंप्लीट हो चुकी है, आप सारी इक्विपमेंट को फिर से इनके ऑर्डर में रिटर्न कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको क्लियरेंस का भी देखना पड़ेगा। ये थर्ड स्टेप है। एंड द लास्ट एंड में आपको परमिट को कैंसिल भी करना पड़ेगा। यहां पर एक बात आपको हमेशा याद रखना है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में 1-2 महीने, 3 महीने, 8-10 दिनों के लिए भी परमिट इशू कर दिया जाता है। बट यस, बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी क्या पॉलिसी है उसके ही हिसाब से आप परमिट की ड्यूरेशन रखेंगे। बट यस, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जब तक सनलाइट है तब तक ही परमिट आपकी वैलिड है। ये हो सकता है परमिट आपने 8 o'clock को अगर आपने इशू किया है तो ये मैक्सिमम नेक्स्ट 8 आवर तक के लिए आपकी परमिट वैलिड रहेगी। बट अगर फिर भी आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इशू कराते वक्त सारे प्रिकॉशंस थे, वो जब तक ये एक्टिविटी ऑन द सेम डे फिनिश हो रही है, वो सेम प्रिकॉशन, वो सेम पीपल हैं या नहीं है। जैसा कि आपको मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया था, कुछ हाई रिस्क एसोसिएटेड एक्टिविटीज में आपको वर्क टू परमिट की रिक्वायरमेंट है। तो वो एक्टिविटीज, हॉट वर्क जो एक्टिविटीज लाइक वेल्डिंग, कटिंग, इन सब में आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस कर रहे हो, उन सब सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, कुछ मशीनरी की मेंटेनेंस कर रहे हो, आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करना है, या फिर आप सर्टेन हाइट पे जाकर के एक्टिविटीज कर रहे हो, तो यस, दीज आर द फ्यू एक्टिविटीज जहां पर आपको परमिट की रिक्वायरमेंट है। आपने यहां पर एक डिटेल में डिस्कशन किया होगा कि वर्क एट हाइट में क्या चीजें ध्यान में रखते हैं, क्या चीजें कंसीडर करते हैं जब आप इशू कर रहे हो। कन्फाइंड स्पेस में आप क्या चीजें कंसीडर करते हो जब परमिट इशू कर रहे हो। उसी तरह से ये सारे पॉइंट्स को, ये सारे डिफरेंट एक्टिविटीज को आपको स्टडी करना है, किया भी होगा। बट ख्याल रखना है, एग्जामिनेशंस में आ सकता है कि क्या क्या फैक्टर्स को आप कंसीडर करेंगे जब आप हॉट वर्क के लिए परमिट इशू कर रहे हैं, क्या क्या फैक्टर्स को आप कंसीडर करेंगे जब आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए परमिट इशू कर रहे हैं। तो यस, यू नीड टू स्टडी दैट पार्ट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट एंड द लास्ट लर्निंग आउटकम ऑफ एलिमेंट नंबर 3, दैट इज 3.8, आपने यहां पर इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट एड के बारे में स्टडी की होगी। यहां पर आपको बताया क्या होगा कि क्यों आपके यहां पर वाई एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डेवलप इमरजेंसी प्रोसीजर्स, क्यों आपके ऑर्गेनाइजेशन में इमरजेंसी प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है, वैसे सारे एम्प्लॉयर ये कोशिश करती हैं कि उनके यहाँ पर सारी चीज़ें सही है, सही से चले, कुछ भी नुकसान ना हो। बट यस, कभी कभी कुछ चीज़ें गलत हो जाती है जिसकी वजह से इंसिडेंट हो सकता है। तो उन सब सिचुएशन में हार्म ज़्यादा ना हो, नुकसान ज़्यादा ना हो, तो क्या इमीडिएट स्टेप लिया जाए उन सारे इंसिडेंट को ऑन द स्पॉट रोकने के लिए। तो ये आपके पास एक तरह के प्रोसीजर्स होने चाहिए। तो इसमें से क्या क्या आप इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे कि किन सारी एक्टिविटीज के लिए आपको इमरजेंसी प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट है। सपोज अगर आपके यहाँ पे केमिकल स्पिल हो सकता है, तो अगर केमिकल स्प्लिज हुआ है तो क्या आपको उस चीज के लिए इमरजेंसी प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं। फायर हो गया है तो क्या इमरजेंसी प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। या फिर टेररिस्ट अटैक है तो क्या इमरजेंसी प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं। या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है तो क्या इमरजेंसी प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो पहले आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि क्या क्या एक्टिविटीज में आपको इमरजेंसी प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट है। इन सब के बारे में आपने भी स्टडी वहां पर की होगी। नेक्स्ट आपने ये स्टडी किया होगा कि किस तरह से अलार्म को रेज करते हैं, साथ साथ क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर्स है इमरजेंसी का, किस तरह से आप अपने आप को यहां से इवैक्यूएट करेंगे, कैसे आप असेंबली पॉइंट तक लेकर के जाएंगे। साथ साथ आप सुटेबल इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग के लिए इक्विपमेंट हो सकता है,
हो सकता है आपके फर्स्ट एड के लिए अलग इक्विपमेंट हो सकता है आपके किसी को रेस्क्यू करने के लिए अलग इक्विपमेंट हो सकता है। बट यस, जिस तरह से आपको एक नॉमिनेट करना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबल पर्सन को, आपने उसके बारे में भी वहां पर स्टडी की होगी कि कोई फर्स्ट एड दे सकता है, तो कोई फायर के साथ फाइट कर सकता है, तो कोई किसी को रेस्क्यू कर सकता है, तो आपको एक प्रॉपर पर्सन को नॉमिनेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें जो आपको इंक्लूड करना है इंटरनल अरेंजमेंट में, इमरजेंसी अरेंजमेंट में, तो वो हो सकता है इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग की बात कर सकता है कि किस लेवल तक की आपको ट्रेनिंग देना है, किस लेवल तक का आपको इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करना है। साथ साथ आपको टाइम टू टाइम इन सब चीजों को ड्रिल एंड एक्सरसाइज से ये इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या ये वर्किंग है या नहीं, क्या ये इफेक्टिव है या नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने 3 महीने पहले बनाया था और एक भी ड्रिल एक्सरसाइज नहीं किया है, पता चला कोई इमरजेंसी हो जाता है और कोई लोग उसे जानते नहीं है कि क्या प्रोसेस है, क्या फॉलो करना है या नहीं करना है। तो यस, टाइम टू टाइम आपको ये ड्रिल एंड एक्सरसाइज कराते रहना पड़ेगा ताकि इफेक्टिवनेस के बारे में पता चल सके। और कुछ एक्सटर्नल इमरजेंसी से भी कांटेक्ट कैसे करना है, इंटरनल इमरजेंसी सर्विसेज से कैसे कांटेक्ट करना है, तो इन सब के बारे में आपने 3.8 के लर्निंग आउटकम में डिस्कशन किया होगा। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम 3.8 पे आपने फर्स्ट एड के बारे में भी स्टडी की होगी। यहां पर आपको फर्स्ट एड के डेफिनेशन के बारे में बताया गया होगा कि एक तरह की ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है जो कि इंजर्ड पर्सन को दी जाती है किसी ट्रेंड पर्सन के जरिया, उसे हॉस्पिटल भेजने से पहले या फिर मेडिकल फैसिलिटीज के आने से पहले। बट यस, आपने इन 3 डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में भी डिस्कशन किया होगा कि जब भी आप वर्क प्लेस में फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो किन अलग अलग चीजों को आपको फोकस करना है। आपने फैसिलिटीज की अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा होगा कि कहां पर देंगे, किस तरह की ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या अप्रोप्रिएट लोकेशन है या नहीं है। साथ साथ आपने अवेलेबल इक्विपमेंट के बारे में भी पढ़ा होगा कि क्या फर्स्ट एड में किट क्या होना चाहिए, अगर यहां पर बर्न होने के चांसेस है तो क्या उस तरह के अवेलेबल किट है या नहीं है। साथ साथ आपने ट्रेंड पर्सनल के बारे में भी पढ़ा होगा, क्या मेरे पास एक नॉमिनेटेड कॉम्पिटेंट सर्टिफाइड पर्सन है या नहीं है जो सीपीआर दे सकता है, जो हो सकता है फर्स्ट एड दे सकता है, जो एईडी को अप्लाई कर सकता है। तो यस, ये टॉपिक को आपने फर्स्ट एड में डिस्कशन किया होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर आपका एक क्वेश्चन जो बनता है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखा रहा हूं। यस, जैसा मैंने कहा कि आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट एड से जो अक्सर आता रहता है कि जब भी आप फर्स्ट एड कहीं पर प्रोवाइड करना चाहते हैं, एडिक्वेट फर्स्ट एड प्रोविजन की अरेंजमेंट करना चाहते हैं, तो किन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपने इन सारे पॉइंट्स के बारे में स्टडी की होगी, चाहे वहां पर एसोसिएटेड रिस्क के बारे में, एसोसिएटेड हैजर्ड्स के बारे में, प्रीवियस इंसिडेंट के बारे में, कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड हो सकता है। साथ साथ आपने किस तरह के वनरेबल पर्सन है, लाइक फिजिकली चैलेंज्ड है, या फिर आपके यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी है, या यंग वर्कर्स हैं, या फिर आपके यहाँ पर कितने वर्कर्स हैं, कितने शिफ्ट में एक्टिविटीज होती है, किस लोकेशन में आपकी एक्टिविटी हो रही है, कितने दूर तक आपके वर्क प्लेस स्प्रेड है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि यस, यहाँ पर किस लेवल तक की फर्स्ट एड की प्रोविजन होनी चाहिए। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। इट मींस फर्स्ट एड के केस में अक्सर ये आता रहता है। सो एट द एंड हम लोगों ने एलिमेंट 3 के डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स में एक डिटेल्ड डिस्कशन किया, रिवीजन किया, जहां पर 3.1 से लेकर के 3.8 तक मैंने आपको बताया कि क्या आपने स्टडी की है, और साथ साथ मैंने ये पूरी कोशिश की है आपको सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करने के लिए। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एक कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा आपका एलिमेंट 3, जो कि निबोश आईजीसी के यूनिट IG1 का एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, लेंथी एलिमेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कैंडिडेट इसमें काफी दफा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि किस पार्ट को पढ़ूं या ना पढ़ूं। बट व्हाट आई सजेस्ट, आप सारे 3.1 से लेकर के 3.8 तक डिस्कशन करें, उसके सारे सब पार्ट को डिस्कशन करें और प्रिपेयर करें, क्योंकि किसी को पता नहीं रहता है कि किस पार्ट से कब क्वेश्चन आ जाए। यस, ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर कमेंट करें, मुझे बताएं, ताकि मैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे भी वीडियो बना सकूं, और जो लोग निबोश आईजीसी कर रहे हैं, करने वाले हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें एक डिटेल्ड आइडिया हो जाए कि वो यूनिट IG1 के एलिमेंट 3 में क्या पढ़ेंगे। डू टेक केयर, थैंक यू सो मच।